तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आपको बता दें कि हम लोगों ने कक्षा 3 से लेकर के 10 तक के सारे विषयों को, खास करके 3 to 5 का ईवीएस और 6 से लेकर के 10 तक का एसएसटी और साइंस देखने का प्रयास शुरू किया है। और इसी कड़ी में साथियों हम लोगों ने 3 to 5 का ईवीएस देख लिया है और 6 से लेकर के 8 तक का ज्योग्राफी देख लिया है। हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के क्लास को। कक्षा 6 का पॉलिटी का क्लास आप देख सकते हैं। सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विज्ञान भाग 1, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक लगातार हम लोग पॉलिटी देख लेंगे। इसके बाद पॉलिटी देखने के बाद फिर साथियों हिस्ट्री शुरू होगा। आइए साथियों शुरू करते हैं। बता दें साथियों कि यह एक पतली किताब है, काफ़ी कम पॉइंट निकले, लेकिन हमने अपने स्तर से जो भी पॉइंट निकले उसका थोड़ा डिटेल भी लेने का प्रयास किया अन्य जगहों से। और बड़ी बात बता दें साथियों कि इसमें SCERT और NCERT दोनों के प्रश्नों का समावेश किया गया है। चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी को। साथियों, आप हैंड रिटेन नोट्स आप देख सकते हैं। इसका प्रिंट एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 का ये चैप्टर है साथियों। हालांकि साथियों इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं था। एक पॉइंट मैंने प्रथम पृष्ठ का लिया है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। और लागू कब किया गया साथियों? इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को साथियों। और बनकर तैयार भी 26 जनवरी 1949 को ही हो गया था संविधान। लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि साथियों कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत क्यों किया गया था? इसके पीछे क्या कुछ रीजन है साथियों? पहला अध्याय साथियों विविधता की समझ। इसमें साथियों दिया हुआ था SCERT में कि बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? छठ पर्व मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? धूमधाम से दुर्गा पूजा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है साथियों। केरल में ओणम मनाया जाता है। और झारखंड में जो प्रमुख त्यौहार है साथियों वह सरहुल मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है साथियों कि पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो जो SCERT में लिखा हुआ था साथियों, इसमें लिखा हुआ था कि 1652, तो आप अप्रॉक्स में मान के चलेंगे 1600। इसके बाद है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा। यही सिर्फ पॉइंट उसमें दिया गया था। लेकिन मैंने सोचा कि एक शिक्षक के तौर पर अगर आपको पढ़ाना होगा भाषा के संदर्भ में तो आपको क्या कुछ पॉइंट BPSC पूछ सकता है, तो उसको मैंने समाहित किया साथियों। सबसे पहले तो जितने राज्य हैं उनकी भाषाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि मूल रूप से संविधान में कितने अनुसूची थे साथियों? आपको पता होगा मूल रूप से कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में इसको बढ़ाकर कितना किया गया? 12 अनुसूची किया गया। और अब आपको पता है साथियों कि इस जब 8वीं अनुसूची जब संविधान में बनी थी तो उसमें मूल में 14 भाषाएं थी। तो आपसे पूछ सकता है कि जब संविधान बनी थी तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में 1967 ईस्वी में 21वें संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 90वें संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967। इसके बाद साथियों ये दोनों प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में भाषा से कि 91वें संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जो है शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो 71वां संविधान संशोधन 1992। दूसरी बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी को क्या 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है? इसको जवाब आप देंगे। और लेटेस्ट संशोधन साथियों इसमें हुआ है अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संताली, डोंगरी एवं बोडो को शामिल किया गया है। साथियों बता दें कि थोड़ी हैंड राइटिंग आपको गड़बड़ दिख रही होगी क्योंकि यह एक मतलब रनिंग में लिखा गया है, क्योंकि NCERT और SCERT दोनों के पॉइंट को हमको देखना था। तो मैंने एक राइटिंग को एक मतलब रन वे में लिख दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सभी विषय में आपको थोड़ा राइटिंग का समस्या दिख रहा होगा, लेकिन जल्दी प्रिंट होकर ये सारा आने वाला है और कुछ और पॉइंट इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं साथियों। चलिए देखिए ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है जो मैंने लिखा है। तो ये सारा क्वेश्चन आप याद कीजिएगा कि क्या वे संशोधन के तहत किस किस को क्या जोड़ा गया। लेकिन कुछ भी याद रहे नहीं रहे, ये 2003 में जरूर याद रखिएगा कि 92वें संविधान संशोधन के तहत किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो आपसे दे देगा मैथिली जोड़ा गया, संताली, डोंगरी, बोडो, एगो ऑप्शन कोई गायब कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों। इसके बाद था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था साथियों वह 14 अप्रैल को हुआ था। और इनका जो जन्म पूछा जाता है कई बार किस जाति में हुआ था? तो महार जाति में हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1891 में हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद साथियों संविधान के बारे में थोड़ा बहुत था लेकिन कुछ पॉइंट उसमें नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले उसको मैं समाहित कर लूँ साथियों। आप देख सकते हैं सबसे पहले संविधान सभा। देखिए देश चलाने के लिए क्या होता है? किसी संविधान की जरूरत होती है। जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश को चलाने के लिए भी एक नियम कानून होना चाहिए था। उसी नियम कानून को संविधान का नाम दिया गया। और संविधान कौन बनाएगा? तो
तो उसको लोगों द्वारा चुने गए लोग ही बनाएंगे। तो फिर आगे चल के चुनाव वगैरह हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हुई और फिर संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो वही कहा गया है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। और भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब दिया? तो 1924 में दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं साथियों, हालांकि ये आप सभी को जानकारी होगी कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन दो प्रमुख लोगों ने की? एक तो मोतीलाल हैं, दूसरा आप लोग बता दीजिए। एक बात है साथियों कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। देखिए साथियों, बता दें कि जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था या जिस समय भारत आज़ाद होने वाला था, तो उस समय में देसी रियासत करीब 500 से करीब 600 562 प्लस देसी रियासत थे और सभी को मिला करके एक भारत देश बनाया गया। लेकिन उसमें हैदराबाद और कुछ एक जूनागढ़ वगैरह थे जो लगातार जो है इस चीज़ों का विरोध कर रहे थे। खास करके जो हैदराबाद के जो निजाम थे वह कह रहे थे कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे या हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे। बाद में इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा पूछा भी जाता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद जो देसी रियासत थी इसको किस कार्रवाई के द्वारा जो है मिलाया गया देश में? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी साथियों। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए जब निजाम ने यह विरोध किया तो निश्चित रूप में वह भारत के संविधान का भी विरोध करेगा। तो इसलिए हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद बता दें साथियों कि अगर कोई चीज़ बनता है तो उसका अस्थायी अध्यक्ष भी होता है, अस्थायी अध्यक्ष भी होता है। तो देखिए पहला बता दें कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 जनवरी 1946 को हुआ था और इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को 2 रोज के बाद फिर बैठक हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और बड़ी बात बता दें साथियों कि ये दोनों बिहार से थे। इसके बाद साथियों अध्याय 2 है, इसमें कुल 6 अध्याय साथियों, जिसमें जो भी पॉइंट बनते थे उन अध्याय को मैंने इसमें शामिल किया है साथियों SCERT में। आप देख सकते हैं ग्रामीण जीवन यापन। देखिए ग्रामीण लोगों का जीवन यापन कृषि से चलता है, तो वहाँ पर किसान लोग होते हैं। तो खास करके इस चैप्टर में किसान के बारे में बताया गया। तो आपको याद रखना है किसान, देखिए एक लघु किसान होता है, एक सीमांत किसान होता है, एक कृषक किसान होता है, एक मध्यवर्गीय किसान होता है, एक होता है बड़ा किसान यानी वृहद किसान होता है साथियों। देखिए साथियों आपको थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो रही होगी, ये कह सकते हैं कि साथियों एक रनिंग में लिखा गया था तो थोड़ी बहुत अशुद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन हद तक मैंने संशोधन किया है। और SCERT किताब में बहुत सारी गलतियां दी गई है, आपको भी पता लग गया होगा। मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं और नोट आप देख सकते हैं। पहला है लघु किसान। देखिए लघु किसान वे किसान होते हैं जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनकी भूमि होती है, जिनके पास भूमि होती है। और 1 हेक्टेयर की माप क्या होती है साथियों? 2.5 एकड़ माप होती है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 1 एकड़ कितना बीघा होता है? इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो साथियों लघु किसान होते हैं। क्वेश्चन आपसे देखिए इसमें जो पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपसे पूछ दे इनमें से लघु किसान कौन है, सीमांत किसान कौन है, कृषक मजदूर कौन है, बड़ा किसान वृहद किसान कौन है, क्योंकि SCERT में दिया हुआ है। तो आप शिक्षक के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सब जानकारी होगा तभी ना आप इसका जवाब दे पाइएगा। तो आप समझिए साथियों कि लघु किसान होते हैं कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनको भूमि रहती है वह लघु किसान होते हैं। और पूरे भारत में जितने किसान हैं उस किसान का 10% लघु किसान है साथियों। इसके बाद है सीमांत किसान। देखिए सीमांत किसान वे किसान होते हैं जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ जमीन होती है और इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है साथियों, 68%। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से किसान हैं? तो आपको याद रखना है सीमांत किसान है। अब देखिए कृषक मजदूर क्या होते हैं? जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, दूसरों के खेत में काम करते हैं। साथियों आप सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते होंगे। गांव में भयंकर गरीबी है और कुछ ऐसे भी हमारे गांव के लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरे के खेतों में काम करते हैं। तो वही लोग कृषक मजदूर होते हैं साथियों। काम उनको खेती का सारा आता है लेकिन उनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो बेचारे कृषक मजदूर बनकर रह जाते हैं साथियों। इसके बाद है मध्यवर्गीय किसान। देखिए इसके पास 5 एकड़ या कह सकते हैं कि 8 बीघा के आसपास इनके पास ज़मीन या 10 बीघा के आसपास मान सकते हैं ज़मीन होगा। इसके बाद बड़ा किसान यानी वृहद किसान, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा या 10 हेक्टेयर की भूमि हो, वही बृहद किसान होता है, बड़ा किसान होता है साथियों। ये बहुत कम लोग पाए जाते हैं। इसका जो है 2011 के अनुसार 4.98 लगभग 5% इसकी जो है आबादी है बड़े किसान की पूरे देश में, और देश में इन्हें बड़े जमींदार भी कहा जाता है। इसके बाद अध्याय 3 है साथियों। देखिए अध्याय 3 में कुछ भी नहीं है। 2 पॉइंट निकला था, शहरी जीवन का स्वरूप। शहरी जीवन यानी शहर के जीवन का क्या स्वरूप है, बच्चों को यही सब बताना है। कोई अस्मरणीय तथ्य इसमें नहीं था। तो आप एक बात यही जानिए कि पटरी वाला व्यापारी किसको कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि सड़क किनारे पर कोई चादर, चटाई या तिरपाल चढ़ाकर सामान बेचते रहते हैं। जैसे कि आप स्टेशन के बगल में देख लीजिए, कपड़ा वगैरह बेचते हैं, जो मच्छरदानी है, फिर तकिए का खोल है, तकिया मतलब बेडशीट है, वो सब बेचते रहते हैं, खिलौने वगैरह। तो ये सब क्या है? पटरी वाला व्यापारी है। इसके बाद इसी में कहा गया था साथियों कि भारत में कुल शहरों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है भारत में कुल शहरों की संख्या
4000 है साथियों। इसके बाद अध्याय 4 है। देखिए आज हम लोग 6 क्लास का पूरा देख लेंगे, SCERT NCERT। देखिए साथियों अध्याय 4 लेन देन का बदलता स्वरूप। देखिए पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जब हम लोग आदि मानव काल में थे, जब यानी कि हम लोग का जन्म नहीं, हम लोग के पूर्व का जन्म हुआ था, तो उस समय तो पैसा तो रुपया चलता नहीं था। तो आदमी का जीवन शैली क्या था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। जैसे किसी को अगर यदि धान है तो धान दे दिया उसको गेहूँ दे दिया वो, है ना। किसी को अगर यदि क्या है, कहने का मतलब कि अदला बदली एक्सचेंज सिस्टम था। तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु विनिमय के आधार पर ही लोग काम चलाते। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी कि वस्तु विनिमय होता क्या है, कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से की जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। आपने अपने गांव में या कभी किसी को देखा होगा कि एक बाटी आप आटा ले लीजिए, अब मैं आपको एक बाटी चावल दे देता हूँ। इस तरह की जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो अभी भी प्रचलन में है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। घर में ये देसी जुगाड़ है, भारतीयों का जुगाड़ है। अब देखिए साथियों श्याम नारायण रिक्शा वाला, देखिए जो SCERT किताब में दिया गया है, श्याम नारायण एक रिक्शा वाला होता है बेचारा, और वह भभुआ जिले का एक कृषक मजदूर है। और कृषक मजदूर क्या होता है, हमने आपको अभी बताया, कृषक मजदूर वे होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होता है और वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो वही इसके बारे में कुछ दिया हुआ था और कुछ भी इसमें था नहीं कि श्याम नारायण जी रिक्शा वाले थे और वह भभुआ जिले के थे, वह एक क्या थे, कृषक मजदूर थे साथियों। इसके बाद आगे है साथियों प्राचीन काल। देखिए साथियों अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल यानी आखेट युग में, यानी जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करता था। यानी कहने का मतलब है कि अगर यदि किसी को कोई ज़रूरत होती थी, वह उसको पशुओं का खाल दे करके अपने ज़रूरत का सामान उससे ले लेता था प्राचीन काल के समय में। इसके बाद आगे है साथियों बाद में जब लोग पशुपालन आदि करने लगे तो फिर क्या करने लगे, पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में करने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि कौन सा युग था, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन सा युग था जब संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत गाय को माना जाता था, आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसके बाद अगला है साथियों कि मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में करने लगा। जैसे ही व्यक्ति जब मैदानी क्षेत्र में आए तो लोग अनाज का उत्पादन करने लगे। फिर जो है जैसे कि अगर एक बोरा उसको कोई गेहूँ दिया तो आधा बोरा उसको चावल दे दिया, जैसा जिसका जो इफिशियंसी था उस हिसाब से काम किया जाता था। ये साथियों सारे पॉइंट SCERT के हैं। अगला है साथियों कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले भारत में कौन से सिक्के बने, चांदी के सिक्के बने। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर, ये साथियों SCERT में लिखा हुआ है, दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेर शाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया का नाम दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये बनता है, हालांकि हिस्ट्री में इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे शेर शाह सूरी को, और बिहार के दृष्टिकोण से भी शेर शाह सूरी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया जिसको नाम क्या दिया, रुपया नाम दिया गया। इसके बाद आगे है साथियों भारत में मुगल साम्राज्य के समय मुद्रा की मुहर मतलब चलाई गई जिसमें चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य में चांदी का क्या चलता था, रुपया चलता था, और तांबे को क्या कहते थे, दाम चलता था। इसके बाद RBI कागज नोट जारी करने तथा छपवाने का अधिकार रखता है। तो जो भी आपने देखा होगा कि जैसे 10 रुपया 20 रुपया 30 का जो नोट मिलता है, 50 रुपया का, 500 रुपया का, अब तो शायद 2000 बंद भी होने वाला है या बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं आप समझे ये सारा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास रहता है, ये सारा नोट RBI जारी करता है। तो साथियों अगला है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, ATM सह डेबिट कार्ड जो है वह प्लास्टिक मुद्रा कहलाती है। इसके बाद आजकल का सिक्का, जैसे कि SCERT में दिया हुआ है, आजकल का सिक्का जो है एल्युमिनियम और निकेल से बनता है। हालांकि साथियों जब मैंने नेट में सर्च किया तो वहाँ लिखा हुआ था वर्तमान में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से सिक्का बनता है जिसमें 17% क्रोमियम 83% आयरन रहता है। लेकिन अलग अलग सिक्के, अभी जो कहा जा रहा है कि अलग अलग सिक्के जो बनते हैं अलग अलग धातु से बनते हैं। आगे साथियों हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट अध्याय 5। अगला अध्याय 5 है साथियों कि हमारी सरकार, जिसमें कहा गया कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। देखिए विधायिका क्या करती है, नियम बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है, उसका पालन करवाती है, और जब विवाद होता है तो उसको न्यायालय सुलझाती है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी होती है, न्यायपालिका जो है इस दोनों से स्वतंत्र होती है। साथियों इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों नियम बनाने का काम विधायिका या व्यवस्थापिका का है। जैसे कि हम लोग चुन करके भेजते हैं, MP MLA सबको भेजते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, हमारे लिए नियम बनाते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होगी, व्यवस्थापिका हो गई या विधायिका होगी। इसके बाद बदले गए नियम के लिए निर्णय को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल हैं, पुलिस आदि हैं, वो सब क्या है, कार्यपालिका है। आगे है साथियों अगला पॉइंट, साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये पॉइंट सीधा सीधा पूछा गया है कई एग्जामों में भी और आपके SCERT में भी दिया गया है कि महात्मा गांधी ने, सबसे पहले आपको पूछेगा कि यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1931 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद साथियों महिलाओं को वोट देने का अधिकार। देखिए पहला कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था,
तो कई सारे आंदोलन भी किए गए। तो हम लोग उसको एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है कि आखिर महिलाओं ने वोट लेने के लिए जो मताधिकार प्रयोग करने के लिए जो आंदोलन किया था उसका नाम क्या था। लेकिन उसके एवज में साथियों 2-3 पॉइंट आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1902 में दिया गया। और अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1920 में दिया गया। और इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1928 में। फिर इसके बाद फ्रांस, फिर भारत, फिर इटली, फिर जापान। देखिए एक शिक्षक के तौर पर, हालांकि ये जापान आदि के बारे में किसी का जिक्र नहीं था, ये 3 ही एससीईआरटी में जिक्र था। भारत का जिक्र था, तो भारत का कब कैसे दिया गया नहीं था, तो मैंने लुसेंट से इसको उतार लिया है कि देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919। और भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या है, ये आप कमेंट करेंगे साथियों। इसके बाद आगे है साथियों, ये सब पॉइंट आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कृष्णा कावेरी नदी विवाद, कृष्णा कावेरी नदी विवाद 2 राज्यों के बीच है, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और एससीईआरटी में दिया हुआ भी है। कृष्णा कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह किन 2 राज्यों के बीच है, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। और सतलज नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, हरियाणा और पंजाब के बीच है। और इसके बाद साथियों जो दिया हुआ था कि सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश की संख्या के बारे में बात करें तो यह 8 है साथियों। आप देख सकते हैं दिल्ली 1, अंडमान निकोबार समूह 2, तीसरा चंडीगढ़, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, और फिर तमाम सारी चीज़ें हैं साथियों। इसके बाद 2 और बने नए नए, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, तो फिर ये आगे चल के क्या बन गया ये साथियों, ये बन गया 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो इसमें आपको जो पूछा जा सकता है, क्योंकि यह करंट का एक तरह से सवाल बनता है, 2019 में ही बना है नया नया केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, तो 5 अगस्त 2019। ये कई एग्जाम में पूछे हैं साथियों। और आप देख सकते हैं यह प्रभावी कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस दिन, यानी किस दिन जो है घोषित किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है क्या घोषित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश, तो 5 अगस्त 2019। अमित शाह जो है वह लोकसभा में खड़े होकर के घोषणा किए थे कि आज से संविधान का, कहने का मतलब 370 अनुच्छेद लागू नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये तमाम तरीके की जानकारी अमित शाह दिए थे लोकसभा में। और यह प्रभावी कब हुआ साथियों, 31 अक्टूबर 2019। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया साथियों कि दमन एवं दीप को जो घोषित किया गया जो केंद्र शासित प्रदेश, आप देख सकते हैं 26 नवंबर 2019, और इसको प्रभावी कब बनाया गया, 26 जनवरी 2020 को इसको प्रभावी बनाया गया साथियों। इसके बाद आगे है साथियों अध्याय 6 ग्राम पंचायत। देखिए पहला ही था कि बीएलओ, तो बीएलओ का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि बीएलओ मतलब क्या होता है, तो बूथ लेवल ऑफिसर होता है साथियों। आज हम लोग 6 क्लास का पूरा एससीईआरटी एनसीईआरटी पॉलिटी का देख लेंगे साथियों। आगे है साथियों कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 7000 या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद बिहार है पंचायत आरक्षण। देखिए साथियों इसमें क्या क्या पंचायत में कैसे क्या कुछ आरक्षण है उसके बारे में दिया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट इससे नहीं निकला, बस 1-2 पॉइंट निकला कि इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। देखिए बिहार में जो पंचायती राज में आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को कितना मिलेगा, पुरुषों को कितना मिलेगा, किस कैटेगरी का क्या होगा, ये डीएम यानी कि जिला पदाधिकारी करते हैं साथियों। इसके बाद बिहार में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित कर दी गई है, वो भी किस अधिनियम के तहत, तो 2006 अधिनियम के तहत साथियों। इसके बाद है ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत आपने देखा होगा, आप जिस पंचायत में रहते होंगे, तो पहला तो ये कि ग्राम पंचायत बनने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया 7000। ये एससीईआरटी का पॉइंट है साथियों। देखिए सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह का एक बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाला है। 62 056 23 616 पर आप मैसेज कर देंगे, आपको 99 रुपया में 3 क्लास से लेकर के 10 तक का एससीईआरटी नोट्स कंप्यूटर आधारित प्रिंट पर मिलने वाला। हालांकि ये तो हैंड रिटेन नोट्स है साथियों, और ये जो है क्या था मतलब रनिंग में था, इसलिए थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ग्राम पंचायत के आय का साधन यह है कि एक कर जो खुद लगाता है ग्राम पंचायत, और दूसरा सरकार के द्वारा जो है अनुदान मिलता है ग्राम पंचायत को। जैसे कि कर पंचायत कौन कौन लगाता है, आप बताइए कि पंचायत ग्राम पंचायत जो है उसको कौन कौन स्तर पर कर लगाने का अधिकार है, तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसके बाद गांव के जमीन को नापना और उसका अभिलेखी करना हल्का कर्मचारी करता है, और इसे पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकार या कानूनगो भी कहते हैं साथियों। इसके बाद है साथियों हिंदू अधिकार अधिनियम। देखिए हिंदू अधिकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिंदू पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो संशोधन किया गया था हिंदू अधिकार अधिनियम में, तो हिंदू अधिकार अधिनियम संशोधन कब किया गया, 2005 में। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू अधिकार अधिनियम कब आया था। देखिए इसमें संशोधन क्या किया गया कि नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उसकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा, यही
मिलेगा, यह सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा साथियों। तो कहीं ना कहीं आप समझे कि हिंदू अधिकार अधिनियम जो लाया गया, तो आपसे पूछेगा कि हिंदू अधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया गया वह कब किया गया? 2005 में किया गया, जिसमें नए कानून के मुताबिक बेटे बेटी उसकी माँ आदि को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। इसके बाद है नगरों का स्थानीय शासन। देखिए लास्ट है SCRT का पॉइंट साथियों, ये खत्म हो गया आपका SCRT। देखिए बिहार में जो पटना निगम है उसकी स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है, हालांकि उसमें तो 1952 है, लेकिन मैंने नेट में सर्च किया तो 15 अगस्त 1952 है साथियों। तो याद रखना है कि बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब हो गई? तो 1952 में की गई। आइए साथियों हम लोग NCERT के पॉइंट को देख। ये साथियों NCERT का कक्षा 6 का पॉलिटी का पॉइंट है। आज कक्षा 6 का NCERT SCERT दोनों खत्म हो जाएगा, कल कक्षा 7 का शुरू होगा पॉलिटी। आप देख सकते हैं साथियों चैप्टर 1 विविधता की समझ। देखिए इसमें जो कई सारे प्रश्न दिए गए थे उसमें मैंने प्रश्न निकाले हैं कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज निकाला था, और कब पहुंचा था भारत? यह 1498 में पहुंचा था, केरल के कलिकट में पहुंचा था, जहां पर राजा जमोरिन ने इसका भरपूर स्वागत किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग का खोज किस ने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। कब किया? 1498 में किया। और वास्को डी गामा समुद्र मार्ग के रास्ते कहां पर पहुंचा? तो केरल के कलिकट में पहुंचा, और वहां पर उसको स्वागत किसने किया? तो राजा जमोरिन ने किया। इसके बाद आगे साथियों इब्न बतूता ने भारतीय मुसलमान के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है, और इब्न बतूता का जिक्र हुआ था। हालांकि ये पुस्तक बारे में तो जिक्र नहीं था, हालांकि इब्न बतूता के बारे में हम लोग हिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो इब्न बतूता का जिक्र था तो आप इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला के बारे में अवश्य जान लें कि इब्न बतूता ने अपना प्रसिद्ध पुस्तक कौन लिखा था? रहला लिखा था। और इब्न बतूता कब और किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसको पगलाया सन की शासक भी कहते हैं। किस लेखक ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? ये मैं अपने मन से आपको दिया हूँ साथियों। ये अमीर खुसरो जो कि तबला वादक थे, या कह सकते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध जो हैं ज्ञाता थे, तो इन्होंने जो है 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। इसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। ये डेट साथियों याद रखिएगा, ये डेट से कन्फ्यूज किया जाता है अभ्यर्थियों को कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। इसके बाद बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। देखिए साथियों आपको पता है कि बौद्ध धर्म का उद्भव या जैन धर्म का उद्भव भारत से हुआ। भारत में भी कहाँ से हुआ? बिहार से हुआ है। और बौद्ध धर्म जो गया था वह तिब्बत व लद्दाख के ही रास्ते गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव या गमन तिब्बत में हुआ वह किस रास्ते से हुआ? वह लद्दाख के रास्ते से हुआ। इसके बाद में साथियों तिब्बत में बौद्ध व इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं साथियों। और भारत की ताकत का स्रोत विविधता या अनेकता को कहा जाता है, और ओणम में 9 प्रतियोगिता आकर्षक है। देखिए साथियों एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको कराया था कि जो लद्दाख में 2 तरह के लोग होते हैं, कौन से मुस्लिम होते हैं, कौन से बौद्ध होते हैं, इसका आप कमेंट कीजिए, नहीं तो नोट्स देखिए साथियों, या पिछला वीडियो निकाल के देखिए, मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको देते हैं? द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये NCERT का पॉइंट है साथियों कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको, मैंने भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको दिया गया है? द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट को दिया गया है। इसके बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है साथियों, यहाँ बारिश नहीं होती है, सिर्फ बर्फ के ही बर्फ ओले रहते हैं साथियों। इसके बाद है लद्दाख के लोग साथियों, ये 14 पेज का PDF है, मुश्किल से अब 3 से 4 पेज बचा हुआ है, तो उसको आप कर लीजिए। देख सकते हैं लद्दाख के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं, जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। आप सभी को पता होगा कि पश्मीना बकरी एक तरह से पश्मीना ऊन निकलता है। इसके बाद साथियों केरल की मिट्टी में लौंग, काली मिर्च, इलायची आदि का उत्पादन होता है। तो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं साथियों कि केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने इससे पूर्व में ज्योग्राफी में आपको कराया हुआ है साथियों। इसके बाद है भारत विविधताओं का देश है। कारण ये है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग एकता के साथ रहते हैं। हम हिंदू मुसलमान भाई हैं, हम सिख ईसाई भाई हैं, तमाम तरीके के जो लोग हैं वह एक साथ मिलकर रहते हैं, और जब देश पर मुसीबत आती है तो कहीं ना कहीं एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारत विविधताओं का देश है। आगे है साथियों लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। अगर ये इस तरह का, अगर यदि भारत का अगर यदि आप मैप बनाएंगे, अगर यदि इस तरह से आप भारत का अगर यदि मैप बनाते हैं तो यहाँ पर पूर्वी हिस्से में लद्दाख पड़ता है साथियों। इसके बाद लद्दाख के लोगों को इस्लाम धर्म का परिचय कब हुआ? तो लद्दाख के लोगों को 400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म का जो है परिचय हुआ। इसके बाद चैप्टर 2 है साथियों विविधता एवं भेदभाव। देखिए दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा जाता है? तो अनुसूचित जाति के मतलब वर्ग में रखा गया है दलितों को। भारत की अधिकतर आबादी गांव में रहती है, आपको पता है साथियों। कितने प्रतिशत आबादी गांव में रहती है इसको कमेंट करना है। जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भेदभाव का पीड़ित होना पड़ा तो उनकी उम्र कितनी थी? तो 9 वर्ष थी साथियों। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है साथियों। इसका कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यह पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है।
आगे है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, तो महार जाति के थे। अभी मैंने SCERT में कराया है आपको कि कब उनका जन्म हुआ, तो आपको डेट वगैरह भी लिखना है। इसके बाद आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, हालांकि आगे भी आएगा कि जब भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम समय में पहुँच गए तो उन्होंने किस धर्म को अपनाया और किस डेट में उसने उस धर्म को अपनाया, तो उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे है साथियों भारत के कुल 1600 भाषाएं बोली जाती है। हालांकि वहाँ SCERT में 1652 था, NCERT में 1600 था, इसलिए मैंने करीब करीब बता दिया, 1600 आपको याद रखना है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के पिता किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है साथियों। आगे देख सकते हैं यहाँ पर साथियों कि डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इसने बौद्ध धर्म कब अपनाया, तो 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है साथियों। इसके बाद चैप्टर 3 है सरकार क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया लोकतंत्र, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोगों के पास अपने नेताओं की चुनने की शक्ति है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन होता है। देखिए लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है। लोकतंत्र क्या होता है, मतलब कि जो प्रतिनिधि होता है वह लोगों के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र क्या होता है, शासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति का पद वंशानुगत नहीं हो। जैसे हमारा राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, शासन का सर्वोच्च शिखर तो राष्ट्रपति ही है। तो राष्ट्रपति का बेटा कभी राष्ट्रपति आप बनते देखें, बिल्कुल नहीं देखें। उनको फिर इलेक्ट किया जाता है, उनका फिर चुनाव किया जाता है। वहीं अगर आप ब्रिटेन में चले जाइएगा तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर शासन की सर्वोच्च शिखर पर वहाँ की महारानी है, तो वहाँ महारानी का ही कोई जनरेशन का अगला महारानी बनेगा। तो वहाँ पर लोकतंत्र तो है, लोगों के द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन वहाँ पर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि शासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई जो महिला है, जो महारानी पद धारण की हुई है, उनका पद वंशानुगत है, जबकि हमारे भारत में नहीं है। सरकार के अंग कितने हैं, तो मैंने बताया है साथियों कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। आपको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 1986 के तहत किया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट है साथियों। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। इसके बाद है भारत में सरकार के कितने स्तर है, इसका जवाब आपको देना है। लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव से करते हैं। अब आगे है साथियों इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार 1928 में। हालांकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सारा चीज़ मैंने आपको SCERT में करा दिया। इसके बाद मैंने पूर्व में कहा था कि महिलाओं को मताधिकार मिलने के संदर्भ में महिलाओं ने कई सारे मूवमेंट किए, आंदोलन किए, जिसमें सफरेज मूवमेंट आता है। तो आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि सफरेज मूवमेंट, हालांकि ये NCERT की पॉइंट है साथियों, तो आप बताएंगे कि सफरेज मूवमेंट किस देश में शुरू हुआ है। तो आपसे पहले तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि सफरेज मूवमेंट क्या था, तो महिलाओं को मताधिकार पहले नहीं मिलता था, मत देने का अधिकार नहीं था। इसी के एवज में महिलाओं ने विद्रोह कर दिया कि हमें भी मत देने का अधिकार मिले। इसी एवज में अमेरिका में 1920 में, इंग्लैंड में 1928 में, भारत में फिर 1919 अधिनियम के तहत भारत क्या दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, ये आप सभी को पता होगा साथियों। चैप्टर 4 है साथियों NCERT का, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। देखिए तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि मैटूर बांध, मैटूर बांध कहाँ बना है, कावेरी नदी तट पर तमिलनाडु में बना है साथियों ये मैटूर बांध, ये याद रखना है। और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति कब समाप्त किया गया, 1994 में। और रंगभेद नीति को समाप्त करने में सबसे प्रमुख रोल दक्षिण अफ्रीका में किसने निभाया, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं आगे बताने ही वाला हूँ। आगे देख सकते हैं साथियों कावेरी नदी पर 2 राज्यों का जल विवाद है, वे राज्य कौन है, इसको मैंने SCERT में करा दिया था, तो आप कमेंट कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। इसके बाद है चैप्टर 5 पंचायती राज। देखिए ग्राम सभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, क्योंकि वोट देने का अधिकार भी 18 वर्ष है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा में पंचायती राज कितने स्तर का होता है, इसको आपको जवाब देना है साथियों। आगे है साथियों कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को सचिव संभालता है। ग्राम पंचायत का, जैसे कि हम लोग जिस पंचायत में रहते हैं उसका कुछ रिकॉर्ड होता है, क्या फंडिंग आया, कैसे क्या हो रहा है, क्या भूमि की कैसे क्या एडजस्टमेंट है, तो सारा रिकॉर्ड सचिव संभालता है। इसके बाद पंचायत के काम को ग्राम सभा स्वीकृति देता है, याद रखना है साथियों। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और खर्च करने का निर्णय, उसका रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है साथियों। इसके बाद आगे है साथियों कि ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है, उसको चुनकर नहीं दिया जाता है, सरकार खुद अपॉइंट करती है, उसका वैकेंसी निकलता है साथियों। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, स्थानीय कर लगाना एवं इकट्ठा करना, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, तो उसको समाप्त कब किया गया, एक बार फिर से आप कमेंट कर दीजिए। मैंने पहले बताया अभी ही कुछ देर पहले। रंगभेद नीति के खिलाफ सबसे लंबा संघर्ष किसने किया, अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने किया साथियों। ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने 27 वर्ष तक इस रंगभेद की नीति के खिलाफ कहीं ना कहीं जेल में भी सजा काटा।
चमड़ी के रंग के आधार पर रंग भेद नीति स्पष्ट होता है। जैसे कि अगर आप काले हैं तो उनको श्वेत कहा जाता था, जो गोरे थे उनको श्वेत कहा जाता था। साथियों, ये काले गोरे की लड़ाई हमारे पुरखों से चली आ रही है और अब लगभग खत्म होता दिख रहा है, लेकिन कई लोगों की ऐसी मानसिकता है कि अब भी खत्म नहीं हो रही है। भूगोल के जनक कौन है साथियों? हेकेटियस है। आगे आपको याद रखना है कि हालांकि ये भूगोल के जनक के संदर्भ में भूगोल विषय में मैंने कहा था, लेकिन ये NCERT में दिया था। मैंने फिर से सोचा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद है साथियों, लोकतांत्रिक सरकार की खूबसूरती है पंचायती राज व्यवस्था करना। पंचायती राज व्यवस्था करना कहने का मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। जैसे कि अगर किसी सरकार को यानी किसी भी देश को अपने अंदर लोकतंत्र को सफल बनाना है, लोकतंत्र में लोगों को सहभागी बनाना है, तो शासन का विकेंद्रीकरण जरूरी है। और शासन का विकेंद्रीकरण कहने का मतलब कि शासन का बागडोर छोटे से छोटे तबके के लोगों तक पहुंचाना। जैसे मुखिया, पंच, सरपंच, ये सब क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज, ये सब क्या है? सत्ता को कई लोगों में बांटा गया। इसके बाद आ गया साथियों चैप्टर 6, ग्राम का प्रशासन। हालांकि हिंदू अधिकार अधिनियम का संशोधन मैंने इससे पहले ही कराया। कब किया गया? 2005 में किया गया। क्या था इसमें? माता, पिता, पुत्र, माई सबको संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके बाद पटवारी का काम का निरीक्षण कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पटवारी क्या करता है? पटवारी को मापना और भूमि अभिलेखित करता है और भू राजस्व की असूली भी पटवारी ही करता है। और पटवारी का अन्य नाम क्या है? लेखापाल है। और आपको जवाब देना है साथियों एक क्वेश्चन का कि भारत में कितनी गांवें हैं, भारत में शहर कितनी है, इससे पहले मैंने आपको बताया है। आपको ये बताना है कि भारत में गांव कितने हैं। आपने देखा होगा साथियों कि ये लास्ट पॉइंट है कि लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है गांव में, तो उसको क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि लोहे की जंजीर से जो खेत मापा जाता है अमीन के द्वारा, ग्रामीण अमीन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? जरीब।